आइंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सख्ती जरूरी है। मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, जिस तरह से दूसरी लहर ने लोगों को परेशान किया, इस संकट से लोग जूझते रहे, कई लोग अपनी जान गंवा दिए। लेकिन अब बात चल रही है तीसरी लहर की। पर उससे पहले यह भी चर्चा है, क्या कोरोना को लेकर जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है उसमें थोड़ी ढील दी जाए। लेकिन जो जानकार बता रहे हैं कि उसके मुताबिक यदि जरा भी लापरवाही की तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या यह माना जाए सख्ती जरूरी है? हम आज इसी पर बात करेंगे। नया टास्क है और कोरोना को लॉक करने की तैयारी है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बात कर रहे हैं कलेक्टरों से, वहां के जिम्मेदार अफसरों से या जो कमेटी बनाई गई उसके लोगों से। लेकिन चर्चा यही है, जो जानकार कहते हैं कि अभी भी हमें जरूरत पड़ेगी। पहली जो लहर आई उसके बाद जरा सी लापरवाही हमने की तो उसका असर दिखाई दिया और दूसरी लहर हमें बहुत भारी पड़ी। पर अब तीसरी लहर की चर्चा के बीच में यह भी चर्चा है, क्या 31 मई से पहले थोड़ी सी छूट दे दी जाए। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी भी मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, कलेक्टर से, तमाम तरह के अफसरों से। तो क्या यह माना जाए कि अभी ढील देना संभव नहीं है, और ढील देते हैं तो भारी पड़ जाएगा। लगातार कई तरह के इस पर शोध चल रहे हैं। अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग जिम्मेदार जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो इस पर अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन चाहे प्रधानमंत्री हो देश के नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्थितियां साफ नजर आ रही है कि कुछ दिन और हमें इसी सख्ती में रहना पड़ेगा, क्योंकि सख्ती जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर जगदीश गुप्ता जुड़ रहे हैं इस वक्त, और साथ ही राजेश सिरोठिया जी है, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर जगदीश गुप्ता साहब, आपका बहुत स्वागत है। क्या ये माना जाए कि अभी सख्ती और जरूरी है? हाँ, सख्ती बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी केसेस 800 850 के आसपास आ रहे हैं। जब तक ये 500 से कम नहीं हो। अच्छा, हमने अभी एक दो रोज में ये न्यूज भी पढ़ी है कि थोक सब्जी और फल मंडी है, वहाँ पे जब 22-25 लोगों की कोरोना जांच की गई तो उसमें से 17-18 पॉजिटिव आए, पर वो सब एसिम्टोमेटिक थे। अब वो एसिम्टोमेटिक लोग वहाँ जो ठेले में सब्जियां लेने या फ्रूट लेने आते हैं, उन लोगों को एसिम्टोमेटिक इन्फेक्ट कर सकते हैं। और वो सब्जी वाले जब गली गली में जाएंगे तो होता क्या है, जब सब्जी वाला सब्जी बेचता है या फ्रूट वाला फ्रूट बेचता है, तो आसपास जो खड़े हुए लोग रहते हैं वो बिल्कुल नियमों का पालन नहीं करते, मास्क निकाल के बात करते हैं, तो इस तरह से इन्फेक्शन बढ़ता है। तो मेरी राय में ये उचित है कि 8 से 10 दिन जो है टाइट लॉकडाउन से हमारा आंकड़ा एक बार 500 से कम आ जाए तो धीरे धीरे फिर शहर को वापस खोला जा सके, है ना। ये सख्ती इसलिए भी जरूरी है कि अब कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस ने जो है खतरा काफी बढ़ा दिया है, और यदि किसी को कोरोना हुआ तो 0.1% लोगों को ब्लैक फंगस होने के भी चांस हैं, क्योंकि वो सीरियस डिजीज है और उसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 50% के करीब है। कोरोना में तो हम मानते हैं कि 1 से 2% है। तो मुझे फिर लगता है उचित कि यदि लॉकडाउन इस तरह से टाइट रहा एक हफ्ते तो केसेस में कमी आएगी और हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त चलिए मेरे साथ राजेश सिरोठिया जी बड़े। राजेश जी, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही, कई ऐसे जानकार कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, और यदि हमने लापरवाही बरती तो ये और भारी पड़ सकती है दूसरी लहर से ज्यादा। और एक जो पहली लहर आई उसके बाद हमने देखा कि उसमें सभी की तरफ से लापरवाही हुई है, चाहे बात सरकार की करें या हमारी अपनी सबकी बात करें। तो क्या अब ऐसा लगता है कि 31 मई के बाद भी कुछ दिन और सरकार आगे बढ़ेगी और बढ़ना चाहिए, जिस तरह के विशेषज्ञ कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी बहुत स्पष्ट राय है कि आप जो है इकोनॉमी की चेन तोड़कर आप कोरोना की चेन नहीं तोड़ सकते, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज ये है कि जो बात कर रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन से वो कंट्रोल होगा। आपको याद होगा पिछले सितंबर में जब हम 97,000 तक पीक पर हम पहुंचे थे, तब हमने देखा था कि पूरा देश अनलॉक था, लॉकडाउन तो नहीं चल रहा था उस समय, लेकिन अपने आप ही इसमें कंट्रोल हुआ, अपने आप ही नीचे आया। लोगों की अपनी समझ, जागृति कि भैया डिस्टेंसिंग बना के चलो, भीड़ में मत जाओ, ये चीजों से जागृति से होगी। लेकिन आपने सोच लिया है कि पूरी जनता तो मूर्ख है और हम उनको एक लठ के दम पर जो है, डंडे के दम पर उनको कर दें, तो ऐसा नहीं है। सब लोग जिसकी जरूरत होती वो ही निकलता है, ऐसा नहीं। लेकिन आप समझ क्या रहे हैं, जो लोग जिनके घर पे खाने पीने का सामान है, पर्याप्त पैसे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, जिनको सैलरी मिल रही है, उसकी बात छोड़ी, लेकिन जो मेहनत का मजदूर है उसकी क्या स्थिति है, उसको कौन बचाएगा? आप कोरोना से बचा लोगे, उसकी जिंदगी किस तरह से बचाओगे? दूसरी चीज, आप होटल्स में जो बेरे हैं,
वेटर का काम करते हैं, शेफ है, आपने सबको तो रोक दिया है, तो कहाँ किसी को काम करने का मौका दे। तो ये आप पेट्रोल पंप खुले, आप कह रहे हैं कि सब्जी खाना बंद कर देंगे। अगर सब्जी फैलाने वाले सेम टाइम में खेल रहे हैं तो क्या सब्जी खाना बंद कर दिया आदमी, क्या खाना खाना बंद कर दिया? क्या लॉकडाउन से मतलब ये लॉकडाउन सड़कों में बैरिकेडिंग करके लोगों को परेशान और कर रहे हैं आप। डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए अपने आप को कम हुआ था, अपने आप कम होगा, और तीसरी लहर आना होगी तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी लहर का किसी ने अनुमान लगाया था कि पहली लहर के मुकाबले से सख्त थी, लेकिन बहुत कम लोग थे। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हैं, उन्होंने इसका अनुमान लगाया था कि बहुत कठिन लहर आएगी। लेकिन हम तो तैयारी करने में क्या है, हमें करना क्या है वो नहीं देख रहे। तो जो डॉक्टर लूट खसोट कर रहे हैं, जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो नॉन सिम्टोमेटिक है, जिनको होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है, उनको अस्पतालों में भर्ती कर करके जो एंटीबायोटिक और करके जो आप चीजें कर रहे हैं, और आप ये पूरा बाजार खेल रहा है। और इस बाजार का चक्कर में जो है हम आम आदमी का बहुत बुरा है। और आप देखिए ये बाजार कितना जबरदस्त है कि अब उन्होंने ये नई चीज पैदा कर दी है, ये तीसरी लहर आएगी तो बच्चों पे आएगा और ब्लैक फंगस होगा। ठीक बात। फंगस कब नहीं होता था क्या? फंगस तो पूरी धरती पे, फंगस से धरती का जीवन व्यर्थ है वो। सारी जगह चीजें होती है, लेकिन सब चीजों से हम निपटते हैं। सबसे बड़ी चीज, हम तो अपने मीडिया कर्मी होने के नाते भी मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूँ कि हम लोगों ने जो बाजार के हाथों में खेल का इसका जो मोहरा बन के और जनता में डर पैदा किया है। सारी सबसे ज्यादा मौतें डर से हो रही है कोरोना में, कोरोना से कम मौतें हो रही है, क्योंकि डर जो है इतना जबरदस्त बिठा दिया गया है कि जो आदमी अस्पताल पहुंचता है वो सोचता है कि हम वापस आएंगे नहीं। और वैसे भी डॉक्टरों ने जो व्यवस्थाएं वहाँ कर रखी, जो प्रोटोकॉल के नाम पर, सोकॉल्ड प्रोटोकॉल के नाम पर, आप जो है एक आदमी को जो कोरोना से खुद लड़ सकता है जिसका शरीर, उसको आपने एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड दे देके उसके शरीर की इतनी 12 बजा देते हैं कि वो फिर वो ना कोरोना। इस बात को भी मैं समझूंगा, डॉक्टर भी मेरे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्ता भी, उनसे भी समझूंगा इस तकनीकी रूप से कि आखिर ये वास्तविकता है। क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आई है कि हम किसी और के हाथ की कठपुतली भी, मतलब यह है कि जो बड़ी कंपनियां हैं बाजार में, हमने देखा रेमडेसिविर को लेकर क्या हुआ, तो इस तरह के सवाल उठते रहते हैं। नयन शिवाजी पटेल और के मिश्रा साहब जुड़ गए मेरे साथ कांग्रेस से, दोनों का स्वागत है। नयन शिवाजी पटेल साहब, क्या आपको लग रहा है जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार बैठ के ले रहे हैं और जो जानकार कह रहे हैं कि थोड़े दिन और हमें इस सख्ती की तरफ आगे बढ़ना होगा, लेकिन इस बीच में हमने तमाम तरह के सवाल भी देखे हैं। कई जगह प्राइवेट अस्पतालों में जो स्थितियां बनी वो निश्चित रूप से भयावह भी हुई है। हालांकि सबके प्रयास से हम दूसरी लहर पर काबू पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनोज जी, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी की जो कोविड सेवा समिति है उसमें जुड़ा हुआ था, तो पूरे जो अभी जो दूसरी लहर है उसको मैंने बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखा है। जिस तरह का एक पैनिक क्रिएट हुआ था, माननीय राजेश सिरोटिया जी भी जो बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बीच में कही है कि कई लोग इसके डर में गए, जिसको कह सकते हैं कि जो पैनिक क्रिएट हुआ था, उस पैनिक क्रिएट होने की वजह से बहुत लोगों को दिक्कत हुई है। और जो कोरोना से नहीं बल्कि डर से, भय से, और इसके कारण जो शरीर में पैदा होते हैं हार्ट अटैक आदि जैसी चीजें डॉक्टर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, उनके कारण मौतें हुई हैं निश्चित रूप से। लेकिन अब जिस तरह से राज्य सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने जिस तरह से धीरे धीरे करके इस कोरोना की पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया, तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत हम इसको नियंत्रित कर पाए हैं। और अब मरीजों की संख्या भी नियंत्रित हो रही है, जैसे कि दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं संख्या घटते जा रही है नए मरीजों की, और स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो सख्त कदम उठाए गए हैं, राजेश सिरोटिया जी जरूर कुछ जनहित की बातें उठा रहे थे, उनसे मैं सहमति व्यक्त करते हुए ये बात जरूर कहूंगा कि सख्त कोरोना कर्फ्यू का पालन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चैन तभी टूटेगी जब लोग दूर रहेंगे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग केवल 2 गज की नहीं बल्कि घर में बैठने से जो सोशल डिस्टेंसिंग बनती है वो बहुत अनिवार्य है इस चैन को तोड़ने में। और जो अब संख्या घट रही है उसको भी यदि हम किसी को दे सकते हैं श्रेय, तो कोरोना कर्फ्यू को ही देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कहीं ऐसी कोई अभी हेल्पलाइन जो सरकारों ने घोषणा कर रखी है अनाज देने की, इसलिए मैं नहीं समझता कि कहीं पे दिक्कत है। दिक्कत है भी तो समाज से भी
और विभिन्न लोग इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, सरकार भी लगातार काम कर रही है। चलिए, जी जी बिल्कुल सही। के मिश्रा जी, क्या मैं आज वैसी कोई बात नहीं कर रहा हूं पक्ष या विपक्ष की, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है कि 31 मई तक सरकार ने भी कहा है कि ये बहुत तेजी से, मतलब जिस तरह से सख्ती बढ़ती गई है वैसा ही हमें रखना होगा कुछ दिन और, क्योंकि चैन जब ही टूटेगी। आपका क्या मत है? मनोज जी देखिएगा, यदि चेन तब टूटती जब सेकंड लहर बिल्कुल पीक पर थी और शमशान कब्रिस्तानों में क्यू लगी हुई थी, ये सख्ती तब होनी चाहिए थी। और सख्ती का आशय यह नहीं है कि रात को एक कलेक्टर और एक चीफ मिनिस्टर बंद कमरों में बैठकर बात कर लें। एमएलए जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर होते हैं वो उसका विरोध करें, उसके बावजूद भी रात को 10 बजे यह आदेश जारी हो जाए कि कल सुबह से बहुत सख्ती होगी। मंडियों में लाखों रुपयों की सब्जियां आ चुकी हैं, महाराष्ट्र से एप्पल और अन्य फ्रूट्स आ चुके हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? यानी सिर्फ सख्ती ऐसा थोड़ी कि सुबह उठकर मेरा मूड हो गया कि आज ये करना तो वैसा करते हम। सख्ती किसको कहते हैं? आप जनता को कॉन्फिडेंस मिले कि एक दिन आपको समय दिया जाता है, परसों से सख्ती होगी। यानी तुगलकी आदेश फरमान थोड़ी चल रहा है। और जब सख्ती करनी चाहिए तब आपने सख्ती की नहीं। और जब आप झूठे आंकड़ों से कह रहे हैं कि हम कमांड कर रहे हैं, यदि आप कमांड कर रहे हैं, रिकवरी रेट आपकी कम हो गई है, तो फिर आपको सख्ती की जरूरत क्या है? नहीं, सख्ती की जरूरत तो इसलिए भी होगी क्योंकि यदि बाजार में भीड़ भाड़ जी सख्ती कीजिए, मगर सख्ती करने के नियम है। सख्ती करने का ये नहीं है कि मोहम्मद तुगलक को रात को सपना आया कि मुझे चमड़े के सिक्के चलाना तो कल सुबह चला दूंगा। आप उन लोगों की तरफ देखिए कि जहाँ घासलेट नहीं है चिमनी जलाने के लिए, कैंडल जलाने के लिए घासलेट नहीं है, जिनके वहां आटा दाल नहीं है, उन गरीबों को भी तो आप देखिए ना। आप एक दिन रुक कर लगा लेते, आप पहले बोल दीजिए उनको। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के खुद लोग इस तुगलकी निर्णय का विरोध कर रहे हैं और पावरफुल लोग विरोध कर रहे हैं। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, कल मैंने देखा उनका वो ट्वीट भी देखा है जी। मेरा निवेदन मनोज जी है कि विश्व के जितने भी प्रगतिशील देश हैं उन्होंने कोरोना पर इसलिए नियंत्रण पाया कि जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता थी, उनके कार्य रूप में हो रहे कार्य दिखाई देते थे और वो वैज्ञानिकों की सलाह पर चलते थे। हम 4 भ्रष्ट आईएएसओ की सलाह पर चल रहे हैं, लेकिन अभी वैज्ञानिक सलाह ये दे रहे हैं। आज हम देख रहे थे कई सारे ऐसे जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो फिर हमें भारी पड़ सकती है। मनोज जी, कल ही किसी वैज्ञानिक का मैंने फ्रंट पेज पर एक बड़े अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से हम तभी निपट सकते हैं जब वैक्सीनेशन अधिक से अधिक पैमाने पर हो। तो जब वैक्सीन ही हमारे वहां नहीं है, हम शब्दों की वैक्सीन से कोरोना भगाने की कोशिश कर रहे हैं, रात को सोच ले कि सुबह कर्फ्यू लगा देंगे, कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू जो लगा देंगे, तो ऐसे काम नहीं चलता है। आपकी विश्वसनीयता साबित कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। डॉक्टरों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट मचा रखी है, किया सरकार ने। इंदौर के एक अस्पताल ने फंगस के ऑपरेशन का 50 लाख रुपए का एस्टीमेट दिया। सरकार अंधी बनकर बैठी है। हमने निजी क्षेत्रों के जो बिल्डर हैं, शराब माफिया हैं, उनको नर्सिंग होम चलाने की अनुमति दे दी। क्या हो रहा है उससे? जो नॉन डॉक्टर हैं, जबलपुर में क्या हुआ, जो बिल्डर है, जो शराब माफिया है, वो नर्सिंग होम चला रहा है। 1 लाख इंजेक्शन की, नकली इंजेक्शन की खपत उसके अकाउंट में है। उसके परिवार के लोग इंजेक्शन की शीशियां जला रहे हैं। चलिए, मेरे साथ डॉक्टर भी जुड़े हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्ता, बहुत वरिष्ठ डॉक्टर है, फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, ये जो चर्चाएं आप सुन रहे हैं, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि सख्ती बहुत जरूरी है। इन कई दफा हम देखते हैं कि जब आपदा होती है तो लोग उसको अवसर में बदलना शुरू कर देते हैं, और कई तस्वीरें ऐसी आई है। सख्ती होगी, इसमें कोई बात ही नहीं है, सरकार ने कह भी दिया, और उस तरफ चैन तोड़ने के लिए बढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि जो आपदा में अवसर को बदलते हैं, और ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? क्या कोई और रास्ता इसका दिखाई देता है? देखिए, आपदा को अवसर में बदलने वाले हर जो है ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं। मैं ये इनकार नहीं करूंगा कि डॉक्टर्स में भी कुछ लोग 1-2% ऐसे होते हैं जो आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, पर सब डॉक्टर और सब नर्सिंगों में से नहीं होते हैं। हम पूरे एक कम्युनिटी को नहीं कह सकते कि पूरी कम्युनिटी बदमाश है। वो तो कोई भी नहीं कह रहा है। जी, 1-2% हर फील्ड में 1-2%, 4% लोग ऐसे होते हैं जो आपदा को अवसर में बदलते हैं, और कुछ तो भी किसी तरह भी पैसा कमाने का उनका उद्देश्य रहता है। दूसरा, ये सख्ती पे मैं जाऊंगा कि कोरोना के लिए
क्या हुआ कि जो हमारी फर्स्ट लहर आई थी, 2 महीने का लॉकडाउन रहा, उसके बाद में लॉकडाउन धीरे धीरे खुला, पर उसको जनता ने समझा नहीं कि हमको क्या करना चाहिए। अभी कोरोना गया नहीं है, उस समय भी मार्च जून जुलाई के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोरोना के केसेस तो सब जगह रिपोर्ट हो ही रहे थे, कोरोना गया नहीं था। पर लोगों ने क्या शुरू कर दिया, शादी हो रही तो 500 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, किसी की मृत्यु में है 200 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, पर इकट्ठे हो रहे हैं वहां तक तो ठीक है, न तो वो मास्क लगा रहे हैं, न वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है इस देश से। तो ये जो गलतियां हमने की है तो प्रथम लहर और दूसरी लहर के बीच में, उन गलतियों की वजह से ये दूसरी लहर इतनी बड़ी आई है जी। और मुझे लगता है कि अब हमको, जनता को और सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि दूसरी से तीसरी लहर भी आ सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है हम समझे कि पूरे देश का हो जाएगा। तो चाहे कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स या कुछ भी बात करे, पर जो हमारे देश की वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी है। 130 करोड़ की आबादी को 2 डोज लगाना मतलब 260 करोड़ वैक्सीन लाना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 1 महीने या 2 महीने में हो जाए जी। इसके लिए जो भी शासन प्रयत्न कर रहा है, वैक्सीन लगेंगे, पर वैक्सीन लगते लगते हमको ये साल पूरा हो जाएगा। तब तक क्या, तब तक तो जनता को ही अपना खुद का डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। यदि जनता डिसिप्लिन नहीं रखेगी तो सरकार को सख्त कदम उठाना ही पड़ेंगे। यदि सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो फिर इस कोरोना की चेन को हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो मैं अभी जो बाकी वक्ताओं की राय से सहमत हूँ, जैसे करोसिया जी ने बोला कि भाई सब्जियां और फ्रूट सब लोगों के पास आ गए थे होलसेल में, तो बराबर है, उनके यदि 7 दिन इस तरह से सीरियस लॉकडाउन रहा तो उनके फूल, फ्रूट, सब्जियां सब खराब हो जाएंगी। तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए कि उनको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कहीं ना कहीं उनको सब्जियां और जो आवश्यक चीजें हैं बेचने की अनुमति मिले। पर उस पे भी क्या है, हमारी जनता यदि समझदार है, हम ये देखते हैं कि फ्रूट के ठेले खड़े हैं, सब्जी के ठेले खड़े हैं और उसके पास 10 आदमी खड़े हैं, बिना मास्क के खड़े हैं, कोई मास्क लगा के रखा है, नाक से नीचे लटक रहा है और वो सब्जी वाले से भाव ताव कर रहे हैं। तो जो इस तरह का बिहेवियर है, वो बिहेवियर ही कोरोना की सेकंड लहर आने के लिए जिम्मेदार है। कोई भी सरकार मतलब क्या, सरकार मतलब कि एक व्यवस्था, तो वो व्यवस्था इस पूरी देश की आबादी को पर्सन टू पर्सन तो नहीं पकड़ सकती, व्यक्ति से व्यक्ति को तो नहीं संभाल सकती। तो इसके लिए जनता को ही आगे आना होगा, होशियार रहना होगा, सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं, कुछ सहयोग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है राजेश सिरोठिया साहब, आखिर यदि इसमें सख्ती दिखाई भी देती है कुछ जगह, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं सभी को तो हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कुछ डॉक्टरों ने बहुत ही अच्छा काम किया, बल्कि ज्यादा संख्या उनकी रही जिन्होंने बहुत बेहतर काम भी किया है, और इसीलिए हम सेकंड लहर से आज दूर हो पाए हैं, सेकंड लहर से कुछ धीमी हुई है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रही, लेकिन रास्ते क्या हो सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात जी बोलिए। चलिए मैं फिर से आपको पैच जुड़वा रहा हूं, आपकी आवाज ठीक से नहीं पा रही। नयन शिवाजी पटेल, आप भी किसी कमेटी में है, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, रास्ते क्या हो सकते हैं इसके जिसमें लोगों को भी परेशानी ना हो और हल्की सी सख्ती भी बनी रहे? बिल्कुल, देखिए मनोज जी, सरकार इसका प्रयत्न लगातार करती है। नयन शिवाजी जी आप बने रहिएगा, सिरोठिया जी मेरे साथ जुड़ गए जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं ये बात सर फिर से हम लौट रहे हैं, आपकी आवाज ही मुझे नहीं मिल पा रही है और लोग सुन भी नहीं पाएंगे आपको, फिर से जोड़िएगा जी। नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब। जी 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 मनोज जी, देखिए सरकार उसको जो पैच है उसके हिसाब से जो माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं और जो जहाँ पे जैसी स्थिति है वैसे अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं, वो निर्णय ले सकते हैं। छूट दी जा रही है लगातार विभिन्न स्थानों पर कि 2 घंटे के लिए आप बाजार जा सकते हैं, 2 घंटे के लिए खाद्य सामग्री की दुकानें खुल सकती हैं। तो इस तरह जो पैच में जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बट के जो निर्णय हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वही इसका एकमात्र समाधान है। एक बात और जरूर जोड़ना चाहता हूँ, अभी डॉक्टर्स की बात चल रही थी, डॉक्टर साहब ने, जगदीश जी ने भी बहुत अच्छा पक्ष रखा था। मैं आपको चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ पूरे अपने प्रदेशवासियों को कि पूरे देश में 300 से अधिक डॉक्टर इस कोरोना काल की में शहीद हुए हैं।
300 से अधिक डॉक्टर। तो मैं समझता हूँ जो अपनी कर्तव्य वेदी पर कर्तव्य करते करते सही हुए, तो निश्चित रूप से डॉक्टर का प्रोफेशन ईश्वर के समान ही है। इक्का दुक्का लोगों ने यदि कुछ गड़बड़ा की है तो निश्चित रूप से हमें पूरी कम्युनिटी को उसमें नहीं खींचना चाहिए। अपना मैं एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रिय साथियों से करता हूँ। जी जी जी, के मिश्रा जी, सवाल यही है कि जैसे डॉक्टर्स को लेकर जो बात होती है, तो सभी डॉक्टर्स तो नहीं है, क्योंकि आज यदि हम सेकंड लहर से लड़ पाए तो उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज या जो भी वॉरियर्स के रूप में काम किए उनकी बड़ी वो रही है, मेहनत रही। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता सीधी तौर पर मनोज जी ये हो सकता है कि सरकार डॉक्टरों के समक्ष, नर्सिंग होम्स के समक्ष और नर्सेस स्टाफ के समक्ष अपनी विश्वसनीयता पैदा करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 80-85% हमारे डॉक्टर कोरोना के हीरो बनकर सामने आए हैं। मैं खुद देख रहा हूं कि 16, 17, 18 घंटे डॉक्टरों ने काम किया है, और कई डॉक्टरों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि 15-20 दिन तक अपने घरों में नहीं गए, उनकी कार को ही उन्होंने अपना शयन कक्ष बना लिया था जो 2-4 घंटे सो पाते थे। जी जी। मगर और वो नर्सेज स्टाफ जिन्होंने गर्भवती संक्रमित महिलाओं और उनके बच्चों को भी संभाला है, वो काबिले तारीफ है। मगर हमें उस पहलू को भी देखना होगा कि जिन नर्सेज बहनों को हमने पिछली बार संविदा नियुक्ति पर यह कहकर रखा था कि आपको कंटिन्यू किया जाएगा, उन्हीं नर्सेज बहनों को भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में लाठियों से पीटा गया है। तो जिस प्रोफेशन को हम कोरोना वॉरियर्स मान के जिनकी मदद ले रहे हैं, आज क्या कारण है कि सरकार ने बॉन्ड्स निकाल दिए, उसके बावजूद भी डॉक्टर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या आवेदन नहीं कर रहे हैं? ये सीधी तौर पर हमारी विश्वसनीयता का संकट है। और जब तक कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सेस स्टाफ सरकार के प्रति कमिटेड होकर काम नहीं करेंगे, तब तक ऐसे तीसरी चौथी लहर भी आती जाएगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस वर्ग को जो दिन रात मेहनत कर जूझ रहा है, हमें अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी और अपना चरित्र इन लोगों के सामने स्पष्ट करना होगा। ये सही है कि 15% डॉक्टरों ने पूरे इस चिकित्सा व्यवस्था को भी इस सेकेंड लहर में कलंकित कर दिया है, मगर उन 85% लोगों को जो सुबह पीपीई किट पहनकर शाम को निकाल पाते हैं, मैं मिला हूं उन डॉक्टरों से, मेरे भी कई मित्र लोग हैं जो बाथरूम नहीं जा पाते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं, उनके धैर्य को और उनके संकल्प की भी हमें प्रचार करना होगा। और कोरोना परोसने का जहां तक जनता को दोष दे रहे हैं, कोरोना सरकार ने परोसा है। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद गोला बनाते हुए सड़कों पर फोटो खिंचवा रहे हैं, खुद हजारों 2-2 हजार की भीड़ में मास्क बांट रहे हैं। तो हम जब कोरोना जैसे संक्रमण को यदि इवेंट बनाएंगे तो जनता को दोष कैसे दे रहे हैं हम कोरोना कर्फ्यू लगाकर? मंत्री लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर 200 पत्रकारों की जान जोखिम में डालकर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, और जो 188 में 144 का उल्लंघन करते हुए हम जनता को पकड़ रहे हैं, वो अधिकारी ताली बजा रहे हैं मंत्रियों के साथ बैठकर। ऐसे कोरोना ठीक होगा क्या? जब तक हमारी प्रचारवादी भूख खत्म नहीं होगी राजनेताओं की, चाहे उसमें मेरी पार्टी के लोग भी शामिल हैं, तब तक कोरोना खत्म नहीं होगा। चलिए, मैं नरेंद्र सिपाही जी पटेल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, फिर एक अंतिम प्रतिक्रिया डॉक्टर जगदीश गुप्ता से जरूर लेना चाहूंगा मैं। क्या कहेंगे आप नरेंद्र सिपाही जी पटेल साहब? क्या कहीं कुछ ऐसा भी दिखाई दिया जैसा के मिश्रा जी कह रहे? नहीं, मनोज जी बिल्कुल, के मिश्रा जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने जो अंतिम पंक्तियां कही उससे मैं सहमत हूँ कि उन्होंने, चूंकि सभी राजनेताओं के लिए कहा है, तो सार्वजनिक जीवन में सभी काम करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कोरोना के लिए नियम है उनका पालन सभी को करना है। बाकी का मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ये जो कोरोना वाली बात थी कि कैसे फैला है, उसके बारे में जरूर मिश्रा जी से सहमत न होके, बल्कि डॉक्टर साहब की बात से मैं सहमत हूँ। जी जी, जनता को ही अपने को, अपना ध्यान अपने को रखना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। बाकी का सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रही है। जी जी, डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कितना जरूरी है कि वो कितनी देर के लिए बाहर निकलें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लेकिन सवाल ये भी है, क्या तीसरी लहर जिसकी चर्चा है, वास्तव में उसके आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि कोरोना का वैक्सीन यूजुअली कोई भी डेवलप होता था 2-4 साल के पहले, 5 साल के पहले डेवलप नहीं होता था। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि वैक्सीन डेवलप हो गए हैं साल भर में ही पेंडेमिक के। पर यदि समझ लें अपन कि वैक्सीन नहीं आता तो हम इस कोरोना से कैसे बचते? तो
उससे बचने का रास्ता यही था कि मास्क लगाएं, सावधानी रखें, भीड़ इकट्ठी नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजेशन रखें। अब चूंकि वैक्सीन आ गया है तो वैक्सीन हमको हेल्प करेगा इस पेंडेमिक को दूर करने में, खत्म करने में। पर वैक्सीन लगते लगते हमको अभी पूरे देश को साल 1.5 साल लग जाएगा जी। तब तक क्या, यदि तब तक हमने सावधानियां नहीं बरती, यदि हमने वैसी भीड़ इकट्ठी की शादी में, ब्याह में, प्रोग्राम में और सड़कों पे, दुकानों पे, तो तीसरी लहर आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी अभी देश की आबादी को वैक्सीन लगने में काफी टाइम लगेगा। तो इस तीसरी लहर को आने से रोकने में जनता को, हर व्यक्ति को अपनी जवाबदारी समझना पड़ेगी। और यदि वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर यदि रखेगा तो तीसरी लहर को हम रोक पाएंगे। क्योंकि ये पेंडेमिक 100 साल पहले भी आए थे, तो उस समय क्या था, न मीडिया था, न मोबाइल से उन लोगों को पता लगता था, तो भी वो पेंडेमिक साल, 1.5 साल, 2 साल तक रहे और काफी सारी लोगों को संक्रमित करके मृत्यु दर का आंकड़ा भी काफी हाई रहा। पर इस पेंडेमिक में चूंकि हमारे पास वैक्सीन आ गया है, हम लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया है, हमारे पास मोबाइल हैं, सोशल मीडिया है जी। तो यदि उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं होते हैं और तीसरी लहर आती है तो ये इस देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है, वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने जा रही है, लगा रही है, पर हम ये देखें कि 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने में कितना टाइम लगेगा। तो ये तो हम सब लोगों को मिलकर ही इस कोरोना की तीसरी लहर को रोकना पड़ेगा। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। डॉक्टर जगदीश गुप्ता और नरेंद्र शिवाजी पटेल और साथ ही के मिश्रा जी, राजेश रोटिया जी, आप सभी का धन्यवाद, आप हम सर जुड़े। लेकिन सवाल यही है कि सख्ती जरूरी क्यों? सख्ती जरूरी इसलिए भी है कि आप यदि खुद अपने आप से नियमों का पालन कर लें, आप अपने आप से ये तय कर लें कि अनावश्यक रूप से हम बाजार में नहीं जाएंगे, तो सख्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जरा सा सरकार छूट देती है तो आप बाहर निकलने लगते हैं। उन लोगों को तो खैर ठीक है जिनके लिए रोटी रोजगार की जरूरत होती है, प्रतिदिन कमाना है, प्रतिदिन खाना है, लेकिन सरकार ने उसके लिए व्यवस्थाएं की है। पर सवाल यही है कि इतनी भीड़ मत लगाइए। हमने देखा शादी फंक्शन होने लगते हैं, लोग अपने आप में जीने लगते हैं, कुछ दिन की बात है और तीसरी लहर भी यूं ही निकल जाएगी। बशर्ते है कि आप खुद समझ लें कि सख्ती जरूरी नहीं है, पर सरकार की मजबूरी है और सख्ती जरूरी है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24।